गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया की साइज कितनी है और इंडिया की लोकेशन क्या है। तो देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो सबसे पहले चीज दे रखी है कि इंडिया वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। सबसे पुराने टाइम पर जब विलेजेस और टाउन्स सिटीज बनना शुरू हुए थे, तो जैसे ईरान इराक वाले रीजन में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई थी, ग्रीक के अंदर, इजिप्ट के अंदर, सेम वैसे ही इंडिया के अंदर भी इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। तो ये वो टाइम है जब विलेजेस टाउन सिटीज ये सब बनना शुरू हुआ था। तो कुछ कंट्रीज है जहां पर ये हुआ था, तो इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री है जहां पर सिविलाइजेशन सबसे पहले बना था, स्टेब्लिश हुआ था। फिर इंडिया के बारे में देखें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया बहुत एक गरीब कंट्री थी। लगभग 70 to 80% पीपल जो है वो गरीब थे इंडिया के। लास्ट 5 डिकेड्स के अंदर हम देखें, पिछले 5 दशकों में देखें, 50 सालों के अंदर, इसमें काफी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हुआ है। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक ठाक हुआ है। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में अपना एक स्टेक रखता है, अपना एक रोल, या इसका एक बड़ा पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट इंडिया की हिस्ट्री है। तो इंडिया के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए जियोग्राफिकली कि ये पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली चीज, जब हम वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करते हैं, एक को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, एक को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया जो है वो एंटायरली, कंप्लीटली नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर लाइज करता है। दूसरी चीज है इसके बारे में, इसका लैटिट्यूड क्या है। हमें पता है, जब हमने 6th क्लास के अंदर पढ़ा है कि अर्थ पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है, कुछ जो लेटिवी लाइंस जिनको हम लेटिट्यूड्स कहते हैं, और दूसरी हैं वर्टिकल लाइंस जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इंडिया कहीं तो किन्हीं दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रहा होगा, जिनको हम डिग्री में मापते हैं, और किन्हीं दो लेटिट्यूड्स के बीच में आ रहा होगा। बहुत सारे लेटिट्यूड्स हैं तो दो होंगे, एक जो नॉर्थ की साइड होगा, एक साउथ की साइड। सेम वैसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए भी होगा, एक ईस्ट की साइड, एक वेस्ट की साइड। तो कौन से है वो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड? तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड तक है। यहां पर ये 6 के आगे जो डैश हम जैसा लगाते हैं, सॉरी ऊपर ये कॉमा जैसा लगाते हैं, इसका मतलब है तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट के बराबर मानते हैं, और फिर जितना डिफरेंस आता है, जैसे 37 से 38 तक जाएंगे तो 1 डिग्री का डिफरेंस है। अब इंडिया लाई कर रहा है 37 डिग्री एंड थोड़ा सा और नॉर्थ की साइड है, तो फिर हम एक, और वो पूरा 1 डिग्री भी नहीं है, तो फिर उसको 60 मिनट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ रहा है 4 मिनट के बराबर, सॉरी 6 मिनट के बराबर आ रहा है। मतलब 1 डिग्री हो गया 60 मिनट के बराबर, तो 60 का जो 6वां हिस्सा है, छठा हिस्सा है, उतना और नॉर्थ की साइड ये है। तो ये जो टाइम है ये 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट, और फिर उस 60 मिनट में से कुछ मिनट्स काउंट हो रहे हैं जितना वो आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पर आधा डिग्री होता, 37 डिग्री प्लस आधा डिग्री और होता इसमें, तो फिर हम यहाँ पर 30 लिखते, तो 30 मिनट, और 60 मिनट हो जाएंगे तो 1 डिग्री मतलब 38 लिखते फिर यहाँ पर। तो ये ज्योग्राफी के अंदर चलता है। तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, जो इसकी मेनलैंड है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये इसका लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, फैलाव है इसकी जमीन का। लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं? लॉन्गिट्यूड भी डिग्री में हम मापते हैं। तो ये जो गुजरात वाला एरिया है, ये वेस्ट साइड, सबसे वेस्ट पार्ट है इंडिया का, मेनलैंड की हम बात कर रहे हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का एकदम से ईस्टर्न पार्ट है, वो पूरे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है। तो ये दो जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट की साइड। अगेन अर्थ को हम जैसे इस तरह से हम हेमिस्फीयर में बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ, सेम वैसे ही इसको इस तरह से भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक हो गया ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। तो कंप्लीटली ये ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया।
ठीक है, लंदन से होकर के वो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड जाता है, उसके कंप्लीटली ईस्ट के साइड में ये पड़ता है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये एक्सटेंड है। तो ये होगा इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होकर के गुजरती है और इंडिया को लगभग 2 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। यहां से 8 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है। तो इसको 23 डिग्री एंड 30 मिनट भी इसको कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। फिर इंडिया के साउथ ईस्ट में देखेंगे, इंडिया का साउथर्न पार्ट ये हो गया नीचे वाला, और ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में, ये पूरा बे ऑफ बंगाल कहलाता है, समुद्र वाला एरिया। और साउथ वेस्ट में देखेंगे तो यहां पर लक्षद्वीप है और ये अरेबियन सी के अंदर पड़ता है, ये कंप्लीटली अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार का जो सबसे साउथर्न पार्ट है, जो इंडिया का भी सबसे साउथर्न पार्ट है, उस पर एक जो सबसे साउथ का पॉइंट है, इसको इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं, जो कि 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसमें एक सबमर्ज हो गया था समुद्र के अंदर। तो अभी वो ऊपर नहीं है, समुद्र के अंदर है, एकदम से साउथ वाला पार्ट। तो ये इंडिया की लोकेशन के बारे में होगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। तो वर्ल्ड में पूरे ग्लोब में देखेंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इसके लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं 8 डिग्री से लगभग लेकर के 37 डिग्री तक, और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक। तो ये लगभग 30 डिग्री इधर है और 30 डिग्री इधर, तो दोनों साइड लगभग एवरेज 30 डिग्री माना जाता है। तो ये हो गया लोकेशन के बारे में। थोड़ा सा मैप से समझते हैं इंडिया को। यहां से जो लाइन जा रही होगी वो होगा हमारा नॉर्थर्न मोस्ट लेटिट्यूड होगा, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये जो मेनलैंड है इसका 8 डिग्री के आसपास है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये इधर से टच करता हुआ ये जाएगा, और ये है ये जो यहाँ पर 68 डिग्री और 7 मिनट, और ईस्ट भी लग जाएगा क्योंकि ईस्ट में पड़ता है ये। और फिर इधर वाला देखेंगे तो इधर वाला यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये कंप्लीटली मतलब 8 डिग्री से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 डिग्री है, और वो हेमिस्फीयर वाली लाइन जो पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, पूरे ग्लोब को, वो लाइन है 0 डिग्री वाली, उसके कंप्लीटली नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है। फिर ये वाली अगर विड्थ देखेंगे इंडिया की और ये लेंथ देखेंगे तो ये है 2933 किलोमीटर, और ये टोटल देखेंगे तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर के आसपास है। फिर एक लॉन्गिट्यूड है जो हमने, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड को हमने मान रखा अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम है वो इस लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, जो इंडिया के लगभग बीच से होकर के जा रही है। और यहां पर फिर अंडमान निकोबार है और यहां पर लक्षद्वीप है, ये श्रीलंका हो गया। तो ये मैप से हम समझ सकते हैं। अब इंडिया की साइज के बारे में समझते हैं। टोटल एरिया कितना है इंडिया का? टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अर्थ पे जितनी लैंड है उसका कितना हिस्सा इंडिया के पास है? तो वो है 2.4% ऑफ द
वर्ल्ड लैंड, पूरी दुनिया की जितनी जमीन है उसका 2.4% इंडिया के पास है, और पॉपुलेशन देखेंगे तो कितनी है, लगभग 17 to 18% के आसपास पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की। फिर इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन साइज, एरिया वाइज देखेंगे तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो फिर 6 और बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी है, तो वो हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील 5 हो गए, और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्रीज है जो इंडिया से बड़े हैं। फिर देखेंगे कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, फाइव 5200 किलोमीटर के आसपास लैंड बाउंड्री है। मतलब गुजरात से समुद्र लगना शुरू हो जाता है इंडिया के, तो गुजरात से लेकर के ऊपर घूम करके आएंगे तो बांग्लादेश तक लैंड बाउंड्री लगती है अलग अलग कंट्रीज के साथ। वो टोटल कितनी है, उसकी लेंथ 5200। कोस्ट लाइन कितनी है टोटल, कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, कोस्ट लाइन मतलब समुद्री तट कि कितना लंबा एरिया है जो समुद्र से लगता है। यह है 7516 किलोमीटर के आसपास। और जो कि 22 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। इंडिया का मैप बनाएंगे तो यहां पर जहां से ये गुजरात वाला एरिया स्टार्ट होता है तो ये 22 डिग्री से साउथ वाला जो पार्ट है पूरा, ये पूरी कोस्ट लाइन है इंडिया की। इसमें इंक्लूडिंग है अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन भी और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन भी। फिर इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालय है, नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, जम्मू कश्मीर तक इधर ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, तीनों साइड। और नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड समुद्र है। तो पुराने टाइम की अगर बात करें तो समुद्री रास्ता नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, ऐसी फैसिलिटीज और ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि समुद्र को क्रॉस कर सके। बट और नॉर्थ की साइड हिमालय हैं, उनके अंदर से कुछ दर्रे हैं, कुछ पासेज हैं, सिर्फ उनसे होकर जाया जा सकता है, बाकी कोई उनको क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये लैंड रूट्स होते थे जिनसे इंडिया बाकी जो कंट्रीज है उनसे कनेक्ट करता था, उनसे ट्रेड करता था, चीजें एक्सचेंज करता था। हमारे यहाँ से रामायण का आइडियाज, उपनिषद के आइडियाज उन्हीं रास्तों से कई सारी कंट्रीज में फैले हैं, और पंचतत्व की स्टोरीज वहां से फैली है। मछली और स्पाइसेस का ट्रेड यहां से होता था। फिर बाहर से आर्किटेक्चर आया, ग्रीक जो सोसाइटी थी उनके जो घर बनाने का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर बनाने के जो तरीके थे वो इंडिया के अंदर आए। ईरान इराक वाले एरिया के अंदर जो गुंबद बनाने का और जो चीजें थी वो यहाँ से इंडिया में मीनार बनाने वाली जो चीजें हैं, वो जो तरीके हैं वो इंडिया के अंदर आए, तो इन्हीं पासेज से होकर के आए हैं। बाकी और रास्ता पहले नहीं था। इधर डेजर्ट है तो डेजर्ट से भी नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है जाना। और समुद्र में आगे चल करके ये चीजें डेवलप हुई, तो समुद्र जो सी रूट्स हैं उनके थ्रू ज्यादा एक्सचेंज नहीं हुआ, कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर देखो जो गुजरात वाला एरिया है, यहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देखेंगे तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। और हमें पता है कि 15 डिग्री पर एक घंटे का डिफरेंस आ जाता है टाइम के अंदर, जो हम टाइम डिसाइड ज्योग्राफी से टाइम डिसाइड होता है। 6th क्लास के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं कि टाइम कैसे डिसाइड होता है। तो 0 डिग्री से लेकर के हम ईस्ट की साइड जाएंगे तो 1 घंटा आगे बढ़ता जाता है हर 15 डिग्री पर, और वेस्ट की साइड जाएंगे तो 1 घंटा हर 15 डिग्री पर कम होता जाता है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 30 डिग्री का है। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा।
जब 15 डिग्री पे 1 घंटे का आ जाता है तो 30 डिग्री पे 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगेगा, सनराइज होगा, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होगा। तो इस टाइम को कैसे फेच करें? ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा काम। इनका वर्किंग अगर हम 8 o'clock का डिसाइड कर दें कि 8 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू होगी, तो यहाँ पर तो फिर 10 बजे से होगी, क्योंकि 2 घंटे लेट यहाँ पर सनराइज होता है और टाइम 2 घंटे लेट चलता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडिया ने एक अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया इन दोनों के बीच में, और वो आता है आपका 82 डिग्री एंड 30 मिनट, 30 मिनट ईस्ट। इसको इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डिसाइड किया हुआ है, ताकि दिक्कत ना हो। अब डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा। यही रीजन है कि इंडिया के अंदर चाहे कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठा हो, गुजरात में हो, कन्याकुमारी में हो या जम्मू कश्मीर में हो, सबकी वॉच में सेम टाइम दिखाता है, क्योंकि इंडिया ने जो टाइम अडॉप्ट कर रखा है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट वाला टाइम अडॉप्ट कर रखा है। तो ज्यादा फिर डिफरेंस वॉचेस के अंदर नहीं आता है। ठीक है। फिर एक चीज है कि लेटीट्यूड्स जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं डे और नाइट को। जितना हम नॉर्थ की साइड लेटीट्यूड में जाएंगे उतना डे नाइट में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी में देखेंगे तो जितना लंबा लगभग दिन होता है लगभग उतना ही लंबी रात होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। बट जैसे जैसे नॉर्थ की साइड जाएंगे, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, तो वहां पर डे नाइट में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन की लाइट सीधी गिरती है, उसके बाद नहीं गिरती। तो यहां पर गर्मियों में जब सन की लाइट सीधी यहां पर गिरेगी तब यहां पर दिन बड़े होते हैं, और जब सर्दियों में सन की लाइट सीधा 0 डिग्री से क्रॉस करके 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में चली जाती है, तब यहां पर सर्दियां होती है और रात भी, मतलब यहां पर रात बड़ी होगी उस टाइम और दिन छोटे होंगे। तो जितना डिग्री हम इंक्रीज करेंगे लेटीट्यूड के अंदर, जितना हम लेटीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही डिफरेंस हमें डे नाइट के अंदर देखने को मिलेगा। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन काफी बड़ा है, उसके लगभग सेंटर में, नॉर्थ की साइड सेंटर में इंडिया लोकेटेड है। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ से वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है, रिसोर्सेज को समुद्र से एक्सप्लोइट कर सकता है, समुद्र से रिसोर्सेज ले सकता है, ट्रेड में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो इंडिया का इंडियन ओशियन के अंदर एकदम से सेंटर नॉर्थ वाले पार्ट में होना, जो कि लगभग सेंटर के अंदर है, वहां पर होना ये कनेक्ट करता है इंडिया को वेस्ट साइड में, जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इन सब से, फिर साथ में यूरोप से भी कनेक्ट करता है, नॉर्थ अफ्रीका से, कंप्लीट अफ्रीका से कनेक्ट करता है। ईस्ट की साइड में देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आगे फिर ईस्ट एशिया जो है, जैसे जापान तक कनेक्टिविटी इंडिया को भी प्रोवाइड करता है। तो ये इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फिर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, और यही इस चीज को जस्टिफाई करती है कि किसी कंट्री के नाम पर और ओशन का नाम रखा गया है। दैट्स व्हाई दिस ओशन इज कॉल्ड इंडियन ओशन। इंडिया के नाम पे इसको रखा गया है, क्योंकि इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन लंबी लगती है उतनी किसी और कंट्री की इसमें नहीं लगती। फिर स्वेज कैनाल है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में दे रखा आपके रूप में। तो 1869 के अंदर स्वेज कैनाल, जो इजिप्ट के जस्ट पास से, इजराइल के पास में, वहां से खोल दी गई थी। उससे पहले वो बंद थी, वहां से शिप वगैरह नहीं जा सकते थे। तो जब भी ट्रेड करना होता, शिप को जाना होता, तो पूरे अफ्रीका के चक्कर लगा कर यूरोप में वो पहुंचता। अब डायरेक्टली इंडिया से वो रेड सी से होता हुआ सीधा मेडिटेरियन सी में जा सकता है और यूरोप के साथ कनेक्ट, ट्रेड वगैरह ये सब आसानी से कर सकता है। तो इस वजह से 7000 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया स्वेज कैनाल ओपन होती। ये चीज हमें याद रखना। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, इंडियाज नेबर्स।
इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और यहां पर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स होते हैं, उनको अपना जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला होता है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने आप में, सेंटर के अधीन काम नहीं करते हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी है वो कंट्रोल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मोस्टली। वहां पर अपनी लेजिस्लेटिव भी हो सकती है उनकी, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल, या हम कह सकते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट होगी उसके पास लिमिटेड पावर होगा। जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसके बावजूद भी वहां पर उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट उसके पास रूल्स रेगुलेशंस कानून बनाना ये सब है। पुलिस फोर्स उनके हाथ में नहीं है, कोई बड़ी चीज करनी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो वहां पर ज्यादा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फिर इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन सी है? तो लैंड बॉर्डर शेयर करती है 7 कंट्रीज, जो कि हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और चाइना क्योंकि तिब्बत को क्लेम करता है तो तिब्बत इसी का पार्ट मान लेते हैं। फिर नेपाल, फिर भूटान, म्यांमार, और 7th कंट्री है बांग्लादेश। ये वो कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है लैंड पर, जमीन पर। ठीक है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ लगता है इंडिया का, वो आप बताओगे। फिर नेक्स्ट है मेरीटाइम बॉर्डर। ये किनके साथ लगता है, मतलब समुद्र के अंदर बॉर्डर किस कंट्री के साथ लगता है? तो ये 2 कंट्री हैं, एक तो है श्रीलंका, और दूसरे है मालदीव। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक समुद्र की पतली सी एक स्ट्रीम जैसी हम कह सकते हैं, जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट। और यहां पर एक जो छोटा एरिया है समुद्र का पूरा राउंड जैसा है, उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नर। मालदीव का बॉर्डर इंडिया के साथ लक्षद्वीप आइलैंड के साथ लगता है, ये हमें याद रखना। तो ये हो गई कुछ चीजें। एक चीज और जो डू नो वाले में दे रखा है कि इंडिया के आजाद होने से पहले, इंडिपेंडेंट होने से पहले, इंडिया के जो स्टेट्स थे वो 2 कैटेगरी के अंदर होते थे, 2 टाइप्स के स्टेट्स यहाँ पर होते थे। एक को हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां पर राजा शासन कर रहे हैं, और एक होते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यक्ति, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, ऐसा कोई व्यक्ति शासन कर रहा है, तो वो होता था ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो आज हमने ये कंप्लीट चैप्टर कर लिया, जो कि बहुत छोटा सा है। इंडिया की लोकेशन क्या है, साइज कितनी है, उसके बारे में 2-4 फैक्ट हैं, वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसा है, इंडिया के जो सी रूट्स हैं और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके बारे में एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि इंडिया एकदम से सेंटर में है इसके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम ओशन से गेन करते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं जल्दी।